हरियाणा में धान की खरीद का संकट गहराया। प्रदेश भर के राइस मिलर्स गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। करनाल में सरकार के साथ हुई कई घंटे की मैराथन बैठक, लेकिन नहीं निकला कोई हल। हरियाणा में धान की खरीद पर संकट बढ़ता जा रहा है। 2 दिन से राइस मिलर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसे लेकर आज करनाल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SS प्रसाद की राइस मिलर्स के साथ बैठक हुई। बैठक आज दिन भर चली, लेकिन 2 दौर की बैठक में कुछ भी हल नहीं निकला, जिसके बाद अब धान की खरीद का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मांगे हमारी कोई नहीं मानी गई जी, एक भी मांग नहीं मानी गई। जबरदस्ती हमारे से प्रेशर डाला जा रहा है कि भी आप पैडी परचेज करो। हम बिल्कुल भी परचेज नहीं करेंगे जी। बाकी अगर किसी भाई ने करनी है वो कर लो, हमें कोई हो नहीं। बस हाँ, हमारा फैसला ये अटल है जी। हम बिल्कुल पैडी नहीं लेंगे, बिल्कुल पैडी CMR नहीं लेंगे। मजबूर हैं, कुछ तो पहले हमें कुछ नहीं मिलता, चलो उसको हम देख करके कारणवश हम कुछ काम करते। मजबूर होकर जब वो करोड़ों रुपया हमारा सरकार ने नाजायज तौर पे रोका हुआ है और दूसरा सेल टैक्स की तलवार हमारे ऊपर लटकाई हुई है, जब तक उसका फैसला हमारे किसी उसमें नहीं होता तो हम मजबूर हैं कस्टमर। धान की खरीद ना होने से किसान और आड़ती परेशान हैं। मंडियों में धान के ढेर लग गए हैं, लेकिन कोई खरीदार नजर नहीं आता। गौरतलब है कि इस बार सरकार ने तय समय से काफी पहले धान की खरीद शुरू कर दी है। धान की सरकारी खरीद में हो रही देरी को लेकर कैथल में किसानों का फूटा गुस्सा। कैथल जींद मार्ग पर लगाया जाम, बोले नहीं हुई जल्द सुनवाई तो रेलवे ट्रैक भी कर सकते हैं जाम। कैथल में अनाज मंडियों में धान की खरीद न होने से नाराज किसानों ने आज सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कैथल जींद मार्ग पर जाम लगा दिया। दरअसल ये किसान इस बात से नाराज है कि पिछले 2-3 दिनों से उनकी धान की फसल की खरीद नहीं हो रही है और साथ ही उनको धान का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी धान की खरीद शुरू नहीं करवाई तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और रेलवे ट्रैक को भी जाम कर सकते हैं। पहले हमारी जो ये 1500 नोट दे रही थी तो समर्थन मूल्य में सरकार ने ली थी। एक दिन बोली होने के बाद में 4 दिन से बंद है बोली, ना तो कोई सरकारी खरीद है, ना उसके बावजूद जो भी है यहाँ के सरकारी मिल है प्राइवेट, इसकी खरीद नहीं हो रही है। हड़ताल हो रही है 4 दिन से और हमारा जो किसान परेशान है, दुखी है। मनोहर सरकार ने 25 सितंबर से सूबे की सभी मंडियों में धान की खरीद शुरू करवाई थी, लेकिन राइस मिलर्स के हड़ताल पर होने के चलते सूबे में धान की खरीद का काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। किसान रैली में तंवर के खिलाफ हुई हूटिंग का मामला गरमाया। कैप्टन अजय यादव ने की AK एंटनी से शिकायत। रैली में अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। की बात सुनती है और ये सम्मान किसान मजदूर का, खेती और मजदूर का करने के लिए आज आप लोगों को यहाँ पर दिल्ली में किसान सम्मान रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के खिलाफ हुई हूटिंग का मामला अब गरमाने लगा है। सोमवार को पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव इस मामले को लेकर सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के पास पहुँच गए और हूटिंग करने वालों की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग कर डाली। यादव ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यादव के मुताबिक अशोक तंवर सोनिया गांधी के नामुइंदे हैं और उनके खिलाफ वोटिंग करने का मतलब सोनिया गांधी का अपमान है। कैप्टन ने यह भी आरोप लगाया कि लाल पगड़ी में आए कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। गौरतलब है कि कांग्रेस की किसान सम्मान रैली में तंवर के समर्थकों ने लाल पगड़ी पहनी हुई थी, जबकि हुड्डा समर्थक गुलाबी पगड़ी में नजर आए थे। आरोप है कि गुलाबी पगड़ी वाले समर्थकों ने तंवर के भाषण के दौरान वोटिंग की थी। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में हल्ला बोल। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फोटो डाक टिकट से हटाने का किया विरोध। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो वाली डाक टिकट बंद करने के खिलाफ कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ओछी राजनीति कर रही है और देश के लिए कुर्बानी देने वाले महान नेताओं का अपमान किया जा रहा है।
जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। निसंदेह इंदिरा जी और राजीव जी भारत के उन प्रधानमंत्रियों में से हुए हैं जिन्होंने देश की तरक्की के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। और यही नहीं, हिंदुस्तान ही पूरे विश्व में उनके सम्मान में ऐसी टिकटें जारी होती रही हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पे देश ने तरक्की करी है। भारत के युवाओं ने श्री राजीव गांधी जी के उस पे करी है। ये घिनौनी एक शरारत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसको विफल करने के लिए सारे कांग्रेस जन आज ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नापाक इरादों से बाज आए और ऐसे निर्णयों को वापस ले। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की डाक टिकटों को बंद करने के पीछे मोदी सरकार की दलील थी कि देश की बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिनकी कांग्रेस ने हमेशा अनदेखी की और अब वक्त उन्हें सम्मान देने का है। लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है कि दूसरों को मान सम्मान देने के लिए पुरानों का अपमान करने की क्या जरूरत है। हुड्डा के हरियाणा नंबर 1 के विज्ञापन पर सरकार ने आज दाखिल नहीं किया अपना जवाब। लोकायुक्त कोर्ट से मांगा और वक्त। अब 14 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, नंबर 1 है हरियाणा। पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसे कई विज्ञापन टीवी और अखबारों में छाए रहे जिनमें हरियाणा के नंबर 1 होने का दावा किया गया। लेकिन सत्ता बदली तो ये विज्ञापन सीधे कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गए। लोकायुक्त कोर्ट में भी इन विज्ञापनों के खिलाफ मामला विचाराधीन है। मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन सूचना और जनसंपर्क विभाग ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया और लोकायुक्त कोर्ट से और वक्त मांगा है। अब 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। आज माननीय लोकायुक्त हरियाणा ने निदेशक लोक संपर्क विभाग हरियाणा को अंतिम अवसर दिया है अपना जवाब दावा जो है फाइल करने का, कि पिछली पेशी पर 21/7 को इनको आदेश हुए थे जवाब देने के लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। और जो इन्होंने जवाब दिया था उस पर मेरी आपत्तियां थी, तो उसका भी इन्होंने स्पष्टीकरण देना है साथ में। काबिल गौर है कि पूर्व की हुड्डा सरकार ने हरियाणा को नंबर 1 साबित करने के लिए 114 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर डाले। याचिकाकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन हुड्डा सरकार ने झूठे विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए। गुड़गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, 2 कमरों वाले घर मालिक को थमाया 85 करोड़ का बिल। बिजली विभाग के बिलों पर इन दिनों एतबार करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। गुड़गांव में बिजली विभाग का लापरवाह चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। सुनकर हैरानी होगी आपको कि 2 कमरे के घर का बिजली का बिल 85 करोड़ कैसे आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। गुड़गांव के होटल प्रसाद सदमे में हैं और उनके सदमे की वजह बना है 85 करोड़ का करंट। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आप ये सुनेंगे कि 2 कमरों के घर का बिजली का बिल 85 करोड़ रुपए भी आ सकता है। इतना बिल आने के बाद हमको बड़ा परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है। ना हम इतना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना इतना बिल भर सकते हैं। हमारी बड़ी समस्या आ गई है, 80 करोड़ से ऊपर आ रहा है। बिजली विभाग ने 85 करोड़ के बिल थमाने के मामले में अपनी गलती मान ली है। बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संजीव चोपड़ा ने ईटीवी को दिए बयान में कहा है कि उन्हें इस बात का खेद है कि उनके उपभोक्ता को बेवजह परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि उपभोक्ता का बिल ठीक कराकर अब उनके घर पहुंचा दिया गया है और आगे से कोशिश होगी कि उनके किसी भी ग्राहक को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे सभी जितने भी बिल्स हैं वो चेक होके जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसमें गलती हुई है कि ये बिल जो है वो बिना चेकिंग के कंज्यूमर को डिलीवर हो गया, जो कि बिल्कुल प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ही गलत है। हम इसमें अपनी गलती मानते हैं कि हाँ, ये बिल जो है वो बिना चेकिंग के डिलीवर हो गया। बिजली विभाग ने इस पूरे मामले में अपनी गलती के लिए बेशक माफी मांग ली हो, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि क्या विभाग में बिजली के बिल की रीचेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अब रात के समय सरकारी अस्पतालों में तैनात होंगे सुरक्षा गार्ड। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को लिखा पत्र। सरकारी अस्पतालों में रात के समय कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं हुआ करता था, जिस कारण कोई भी विवादित मामला आने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी काफी सहमे सहमे हुए मरीज का इलाज करते हुए नजर आते थे।
यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अब पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर रात में अस्पतालों में सुरक्षा मुहैया करवाने की बात कही है। मैंने डीजीपी को पत्र लिखा है कि सारे अस्पतालों में कम से कम नाइट में तो जरूर वहाँ पर प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के अस्पताल में कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया था और डॉक्टर की गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले थे। शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला। बोले, भगत सिंह के नाम पर रखा जाए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। शहीद आजम भगत सिंह को सोमवार को उनकी जयंती के मौके पर प्रदेश भर में याद किया गया। इस मौके पर इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान दुष्यंत ने कहा कि सरकार को शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा देना चाहिए। इसके साथ ही दुष्यंत ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की भी वकालत की। मैं तो उम्मीद रखूंगा कि भारत सरकार अगली 23 मार्च तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम करेगी और इसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से जो जो मदद की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत होगी, हम लोकसभा में भी इस मुद्दे को रखेंगे और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ये आग्रह भी करेंगे कि तुरंत प्रभाव से शहीद आजम भगत सिंह ने जो कुर्बानी इस देश के लिए दी, उस कुर्बानी को व्यर्थ ना करते हुए सरकार एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखे। दुष्यंत ने कहा, मोदी सरकार को उन तमाम शहीदों के परिवारों को भी सम्मान देना चाहिए जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। एमडीयू के वीसी कार्यालय में इंसो ने किया बवाल। दफ्तर से कुर्सियां बाहर निकालकर बाहर लगाया दरबार। कई घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एमडीयू के वीसी दफ्तर में सोमवार को जमकर बवाल हुआ। इंसो कार्यकर्ताओं ने वीसी के ऑफिस पर कब्जा कर लिया और दफ्तर से कुर्सियां निकालकर यहीं डेरा डाल दिया। कई घंटों तक यूनिवर्सिटी के कुलपति के दफ्तर में ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। खबर लगते ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मौके पर पहुंचे और छात्रों को मनाने की कोशिश की। काफी मान मनोबल के बाद प्रदर्शनकारी छात्र मान गए, लेकिन साथ ही चेतावनी दे दी कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यूनिवर्सिटी पर तालाबंदी कर देंगे। स्टेट कमीशन ने वारंट तक जारी किए हैं यहाँ के एचओडी लेवल के अधिकारियों के। नहीं किसी आरटीआई का जवाब दिया जाता, नहीं किसी एप्लीकेशन पर पुख्ता प्रमाणों पर कोई इंक्वायरी होती। और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जितने भी घोटाले हुए हैं, अनियमितताएं, उनकी जांच होनी चाहिए। दरअसल इंसो की मांग है कि एमडीयू में हुए कथित घोटालों की जांच करवाई जाए। इसके अलावा छात्रों की समस्याओं का भी समाधान किया जाए। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा यहाँ पर आए थे, उन्हें भी छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा था। नहीं थम रहा डेंगू का कहर। डेंगू के डंक से गई सोनीपत के युवक की जान। पिछले 4 दिनों से अस्पताल में चल रहा था इलाज। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज डेंगू की रोकथाम के लाख दावे करें, लेकिन डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को डेंगू से एक और शख्स की मौत हो गई। इस बार मामला सामने आया सोनीपत से, जहां डेंगू से गांव आहुलाना के एक युवक की मौत हो गई। मृतक मोहित दिल्ली में एसएससी की कोचिंग ले रहा था और पिछले 4 दिनों से दिल्ली के एक अस्पताल में ही उसका इलाज चल रहा था। मोहित की मौत के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक मोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। शरीर में बदन में पेन है। मैंने डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया। अगले दिन बोला ज़्यादा पेन है, तो फिर मंगल को एक ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें ये डेंगू मिला है। तो फिर इसको डेंगू होने के बाद डॉक्टर ने एक दिन ट्रीटमेंट किया, पोजीशन डाउन आती चली गई। फिर मैंने उसने महाराजा से पश्चिम बिहार में ये 15 विभाग में एडमिट करवा दिया। आज रात को डॉक्टर ने उसको दवा दे दिया। उसको जोड़ों में दर्द मिला, जिससे चेक पे कराया तो डेंगू के लक्षण पाए गए। डेंगू के लक्षण टोटली चेक किया तो फिर डेंगू कंफर्म हो गया डेंगू टेस्ट के दौरान, और 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर बिल्कुल लाजवाब कर चुके थे और आज यह दुखद दिन देखना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि सोनीपत में सैकड़ों की तादाद में लोग डेंगू की चपेट में हैं।
तो वहीं स्वास्थ्य महकमे के तमाम प्रबंध फेल साबित हो रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 53 की फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर हुई पूरी तरीके से खाक। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चंडीगढ़ में आग ने आज जमकर हाहाकार मचाया। सेक्टर 53 के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख में तब्दील हो गईं। आग की खबर लगते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन काफी आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारी 5 गाड़ियां जहां पहुंची हैं, जिसमें 3 20-20 हज़ार लीटर के वाटर बाउजर थे और 2 वाटर टेंडर थे। तो अभी 7 जो दुकानें हैं वो हमने देखा है कि जो जली हैं उनमें सारा सामान उनका जल गया है। अब जो इनके मालिक हैं और जो जहां लोग थे उनसे पूछेंगे और पता करेंगे कि कैसे आग लगी, कहां से शुरू हुई थी, वो सारा इसका इन्वेस्टिगेशन। इस भीषण आग से फर्नीचर मार्केट में करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर। तेल से भरे टैंकर ने महिला पुलिसकर्मी की बाइक को मारी टक्कर। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। पानीपत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला पुलिसकर्मियों की बाइक को एक तेल से भरे टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे एक महिला पुलिसकर्मी ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रतिभा की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा पानीपत में टोल टैक्स के पास हुआ। घायल महिला पुलिसकर्मी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया। टैंकर उतारते हैं, इधर करनाल की साइड से बड़ी गफलत व लापरवाही से तेज गति से चला करवाया और जिसने उसमें टक्कर लगने से एक लड़की तो टायर के नीचे आ गई है जो मृतका है। एक लड़की साइड में गिर गई, उसको भी मतलब अभी प्रारंभिक तौर पर पता चला कि उसको भी फ्रैक्चर है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त दोनों महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थी और दोनों शहर में पेट्रोलिंग करने के लिए जा रही थी। गोहाना में शराबी पति की हैवानियत। तलाक देने से मना करने पर पत्नी को किया आग के हवाले। मजिस्ट्रेट के सामने मरने से पहले बयान किए थे दर्ज। गोहाना के खेड़ी दमकन गांव में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए आग के हवाले कर दिया क्योंकि उसने अपने पति को तलाक देने से मना कर दिया था। मामला 25 सितंबर का है, जब रात के वक्त पहले तो उसके पति ने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और बाद में तलाक देने की बात कही, लेकिन महिला ने इससे इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद शराबी पति ने पहले तो उसके साथ मारपीट की और बाद में उस पर तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जहां महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। दारू पी गया और रात के टाइम करीब 11 बजे और उसके बाद उसने उसके साथ मारपीटाई शुरू कर दी। उसने कहा बेबी ने कितनी देर से क्यों आ घर में, तो उसने आते उसके साथ मारपीटाई कर दी और वहाँ पर कैन रखी हुई थी तेल की, मिट्टी तेल की, उसने उसके ऊपर डाल कर आग लगा दी। सर हम तो यही चाहते हैं कि भाई इतना बुरा उसने करा, कानून उसको सजा दे। महिला ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा दिए थे, जिसमें उसने कहा था कि उसका पति उसे रोज तंग करता है। इन्हीं बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी में दिन दहाड़े केएलपी कॉलेज के छात्र पर कातिलाना हमला। 2 बाइक सवार बदमाशों ने छात्र को मारी गोली, बाल बाल बची छात्र की जान। रेवाड़ी में फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सोमवार को एक बार फिर अंसल टाउन के बाहर फायरिंग हुई। घटना आज दोपहर की है, जब जितेंद्र नाम का केएलपी कॉलेज के सेकंड ईयर का छात्र अंसल टाउन के पास पार्क में बैठा हुआ था। उसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने छात्र पर फायरिंग कर दी और छात्र को गोली मारकर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि गोली छात्र के पैर में लगी। घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र का कहना है कि उसे नहीं पता कि हमलावर कौन थे। भाई अंसल टाउन में 2 लड़के आए थे बाइक पे पल्सर पे, उन्होंने आके पैरों में गोली चलाई और भाग गए। क्यों चलाई गोली? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? वहाँ क्या किस लिए गए थे? अंसल में बैठे थे हम पार्क के वहाँ पे। कितने दोस्त थे साथ में तुम्हारे? एक लड़का और था। किसी से कोई रंजिश है? किस तरह से पहले कोई हमला हुआ है? पहले हमला हुआ है, कोई यहीं का सत्य कॉलोनी का लड़का है, वो गोली चला के गया था, जान से मारने की धमकी देख के गया था। तो आज फिर लग रहा है उन्हीं को उन्होंने किया शायद, पक्का नहीं पता। फिलहाल घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
में कल फिर 4 सड़कों पर बंद रहेगी गाड़ियों की एंट्री। लोगों को जागरूक करने के लिए खुद जॉइंट कमिश्नर ने संभाला मोर्चा। साइकिल चलाकर कार फ्री डे के लिए किया प्रमोशन। गुड़गांव में हर मंगलवार को कार फ्री डे मनाया जाएगा, यानी कल फिर शहर की 4 मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी। कार फ्री डे को सफल बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा आज अपनी टीम के साथ साइकिलिंग करती दिखी। सिग्नेचर टावर से शुरू हुआ उनका काफिला उद्योग विहार स्थित ईटीवी के ऑफिस भी पहुंचा। एक एवरेज आदमी जो गाड़ी चलाता है गुड़गांव में, उसको 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी होती। तो 2 से 3 किलोमीटर आदमी आराम से किसी और तरीके से जा सकता है, साइकिल चला सकता है, पैदल जा सकता है, जो कि हेल्दी भी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वैसे हमें टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, साइकिल चलाएंगे, पैदल रहेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे और एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी हम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ने के लिए गुड़गांव पुलिस ने इस बार प्रबंध भी किए हैं। कमिश्नर के मुताबिक कार फ्री डे के लिए लोग अपनी सेल्फी खींचकर उन्हें भेज सकते हैं। इसमें से 3 बेहतरीन सेल्फी भेजने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। 3 सेल्फीज हम चुनेंगे हर हफ्ते। कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपनी सेल्फी पोस्ट कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सेल्फी जो अवार्ड के लिए चुनी जाएंगी, वो सेल्फी जो बेस्ट इस आइडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करेगी, उस सेल्फी को हम चुनेंगे। गुड़गांव पुलिस का कहना है कि अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो इसमें गुड़गांव की कुछ और सड़कों को भी शुमार किया जा सकता है। पंचकुला पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशालय भवन की रखी आधारशिला। कहा, विकास के लिए जरूरी है उद्योगों का विस्तार। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी आज पंचकुला के सेक्टर 3 पहुंचे, जहां उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशालय भवन की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में आज की जरूरतों को समझते हुए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं और जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनको रोजगार मुहैया करवाया जाए। हरियाणा के अंतर्गत युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए बहुत तेज गति से काम हो रहा है। वर्तमान में भी 328 संस्थाएं हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर, और भी विस्तार की जरूरत है। एक बात की और आवश्यकता है कि हरियाणा के सभी जिलों में जहाँ जहाँ जिस तरह के काम की आवश्यकता है उसी तरह का प्रशिक्षण नौजवानों को दिया जाए। सोलंकी ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा प्रगति कर रहा है उसके लिए युवाओं की भागीदारी और उनका विकास बेहद जरूरी है। गुड़गांव में हुआ इंडियन रोबोट ओलंपियाड 2015 का आयोजन। देश भर से आए 700 से ज्यादा छात्रों ने दिखाया अपना हुनर, अलग अलग रोबोट्स को किया प्रदर्शन। गुड़गांव में इंडियन रोबोट ओलंपियाड 2015 का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के स्कूलों से 9 से 18 साल के 709 छात्रों ने हिस्सा लिया। खास बात है कि अब तक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ही रोबोट बनाते थे, लेकिन इस बार कम उम्र के देश भर के स्कूली बच्चे अपने हुनर और नई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चों की इस प्रतिभा को गुड़गांव के डीसी टीएस सत्यप्रकाश ने भी खूब सराहा। करीब 100 टीम्स आए हैं पूरे भारतवर्ष से। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट एंड बहुत कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं और शायद मैं सोचूं कि जब हम बच्चे थे तो फिर शायद हम 12वीं कक्षा के बाद ऐसा कुछ करने के लिए सक्षम थे। इस चैंपियनशिप के विजेता बच्चों को अगले साल नवंबर में होने वाले इंटरनेशनल वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में जाने का मौका मिलेगा।